ओके, सो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इसका फर्स्ट लेक्चर है आज। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस। कितने टाइप के फोर्स होते हैं? नंबर वन होता है कांटेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। देखो कांटेक्ट फोर्स जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कांटेक्ट फोर्स मतलब नाम से देखो, कांटेक्ट मतलब छूना, वो फोर्स जो छूने की वजह से या टच की वजह से होते हैं उनको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। और जो छूने की वजह से बिना छुए जो फोर्स लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। आ रही बात समझ में? यस सर। एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारी 11th क्लास होती है, G11 का जो सिलेबस होता है, उसमें सारे के सारे ज्यादातर 95% फोर्सेस जितने भी होते हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। और जो G12 की क्लास होती है, G12 की क्लास होती है, G12 का जो सिलेबस होता है वो हमारा लमसम लमसम सारे के सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। जैसे आप बात करोगे नॉर्मल रिएक्शन, 11th की नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स। आ रही बात समझ में? देखो G11 में ग्रेविटेशनल ऐसा आ जाता है जो कि नॉन कॉन्टैक्ट, G11 में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस का है, मैंने सारे नहीं कहा है, मोस्ट ऑफ द फोर्सेस। तो G11 के जितने भी सिलेबस आपने देखा, आपने फ्रिक्शन फोर्स, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, वेट, नॉर्मल रिएक्शन, ये सब किसकी वजह से आते हैं? टच की वजह से। भाई फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा? जब एक सरफेस दूसरे सरफेस से ऐसे कांटेक्ट में होगा, तब ना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, है कि नहीं? बोलो। यस सर। तभी तो लगेगा। अदरवाइज अगर कांटेक्ट में नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। अगर बात करें नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की, तो नॉन कांटेक्ट में क्या होता है भाई? नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं इस पेन को इतनी ऊंचाई से गिरा रहा हूं ऐसे, तो आपको पता चल रहा है कौन फोर्स लगा रहा है भाई? नीचे की तरफ गिर रहा है मतलब फोर्स लगा रहा है ना कोई। तो इनको हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। कोई भी टच नहीं है किसी का भी, तब भी इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके वेट की वजह से, उसको क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे के सारे कौन से फोर्स हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। बोलो चमका, बोलो बोलो। अब देखो वेट, इसके बाद पढ़ते हैं हम वेट। वेट क्या होता है? वेट तो एक्चुअली में किसकी वजह से होता है? हमारा जो अर्थ टुवार्ड्स सेंटर, अभी इसके बाद में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे किसके बाद में? एनएलएम के बाद में, सर्कुलर मोशन के बाद में रोटेशन, रोटेशन के बाद में हमारा चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन। तो जो ग्रेविटेशन चैप्टर होगा उसमें अपन लोग पढ़ेंगे कि वेट एक्चुअली होता क्या है। अर्थ हमारी हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी से, जी जी से खींचती है। तो उसकी वजह से हमारे को क्या फील होता है? वेट फील। जो हमारे ऊपर फोर्स लगता है, जो ग्रेविटी फोर्स लगाती है, उसी को तो हम वेट बोलते हैं, W = mg। होता है कि नहीं? यस बोलो। सर। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है? जैसे हमारा कोई ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये कोई ग्राउंड सरफेस है, बी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है, तो इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा। इसका वेट मान लो mg नीचे की तरफ लगेगा। तो इस mg की वजह से एक ये वाला सरफेस इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर नीचे भी तो है। तो देखो ये वाला, अगर इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है तो इसका वेट भी तो नीचे लग रहा है, तो इसकी ये सरफेस इसके ऊपर लगा रहा होगा, ये सरफेस इसके ऊपर लगाता है। क्योंकि जो फोर्सेस होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। वो कौन बताएगा? अभी न्यूटन का थर्ड लॉ बताएगा, आगे पढ़ेंगे। एवरी रिएक्शन हैव देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिमिलरली ये इस सरफेस को अगर आप देखोगे तो, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। जैसे यहाँ पे मेरा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से mg मेरा नीचे की तरफ, ये मेरा अल्फा है। तो आप देखोगे इससे इससे कोई एंगल बनता था, ये कौन सा एंगल? अल्फा। तो इस mg के दो कंपोनेंट होते थे मेरे, mg cos अल्फा इधर होता था और mg
सही नलफाई था। आ रही बात समझ में? Yes, तो कहीं yes, ना sir. मतलब है कि आपकी जो कांटेक्ट सरफेस, तो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो भी आपका कांटेक्ट सरफेस होता है। और देखो जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मेरे लिए दोनों, अच्छा ठीक है, जब तक ये मेरा मोबाइल मेरे हाथ से ऊपर है तब तक क्या मोबाइल के और मेरे हाथ के बीच में कोई फोर्स लग रहा है? अभी भी लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, अभी भी नहीं लग रहा। जैसे ही मैंने मोबाइल छोड़ दिया मेरे हाथ के, मतलब हाथ और मोबाइल दोनों टच में आ गए, तो देखो इसका वेट लग रहा है नीचे। एक ही सरफेस की बात करें हम अगर, तो इसका वेट लग रहा है नीचे, mg, नीचे की तरफ mg लग रहा है। तो ये सरफेस जो मेरा हाथ है इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में से, उसके इक्वल मैग्नीट्यूड की और अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन होता है या नॉर्मल फोर्स होता है वो भी किसकी वजह से आता है? कॉन्टेक्ट की वजह से। बोलो चमका। Yes, sir. अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं स्प्रिंग फोर्स पे। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है भाई? देखो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा कि कभी एक स्प्रिंग को खींचो, जैसे ही आप खींच रहे हो तो आपके हाथों को अंदर की तरफ खींचेगी, और जैसे ही आप स्प्रिंग को दबाओगे तो आपके हाथों को बाहर की तरफ खींचेगी। क्या ऐसा होता है? Yes, sir. स्प्रिंग के साथ क्या दिक्कत होती है कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगाएगी। अगर आप अंदर की तरफ स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो, हाथों को पास पास ला रहे हो, तो स्प्रिंग आपके हाथों को दूर भगाने की कोशिश करेगी, और अगर आप हाथों को दूर दूर भगा खींच रहे हो, बाहर की तरफ खींच रहे हो, तो स्प्रिंग आपके हाथों को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। बोलो चमका इतना। अब हम Yes, sir. वीडियो की हेल्प Yes, sir. Yes, sir. देखो, अब हम ये थोड़ा सा वीडियो की हेल्प से देख लेते हैं। तो जरा स्पीड कम कर देता हूँ मैं इसकी, है ना, 0.5 में देखते हैं। देखो थोड़ा धीमे धीमे चलेगी ये। देखो एक चीज और बता दूं, जो ये ब्लैक लाइन दिख रही है ये एक्चुअली बताएगी आपको वेव की, कि हमारा इसका नेचर क्या होता है। एक्चुअली में ये चीज हम पढ़ेंगे ऑक्सीलेशन में। देखो ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है ये एक्चुअली कई बार यूज होने वाला है। ये जो आपको दिख रहा है ये, इसको हम पढ़ेंगे कब? कब? वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में। उस टाइम पे बताऊंगा इलास्टिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है, सारी चीजें, ठीक है। इससे जो वेव बनेगी उसको हम पढ़ेंगे ऑसिलेशन में। सेकंड लास्ट चैप्टर होगा ऑसिलेशन, जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह होगी, वहां पे भी हम स्प्रिंग मास सिस्टम का एग्जांपल लेंगे। तो इस सिस्टम को एक बार अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये कई बार यूज आने वाला है। तो देखिए जैसे आपको देखना क्या है, ये पिंक कलर का फोर्स देखना है। जैसे ही हमारा ब्लॉक अगर अंदर जा रहा है तो पिंक कलर का फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, और जैसे ही हमारा ब्लॉक बाहर आ रहा है तो पिंक कलर का फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। देखो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखो है भाई, ऐसा हो रहा है। देखो यार, Yes, sir. ध्यान से देखो, ध्यान से। तो आप देख रहे होगे कि जो हम लगा रहे हैं फोर्स, हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, हमेशा। देखो ये वेट नीचे की तरफ लग रहा है, उसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, वो फिक्स है। लेकिन रिस्टोरिंग जो फोर्स है इसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो फोर्स होता है वो हमेशा हमेशा जो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगता है। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ के, यानी कि स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू होता है हमारा क्या? माइनस के एक्स, जहां पे के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर एस लिख दो इसको के की जगह पे। स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू इनटू क्या? एक्स क्या है मेरा? कंप्रेशन या फिर एक्सपेंशन इन स्प्रिंग। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। जैसे देखोगे आप, अगर ये ब्लॉक मेरा बाहर की तरफ है, अगर ये ब्लॉक मेरा बाहर की तरफ है, देखो ये लाइन है मेरी जहां पे x इक्वल टू जीरो है। x इक्वल टू जीरो मतलब स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन नहीं है, कोई भी एक्सपेंशन नहीं। तो यहाँ पे अगर मेरा x जीरो है, x जीरो है, तो f क्या होगा? f क्या होगा? k इंटू जीरो क्या होगा? जीरो होगा। इस लाइन पे जब मेरा ब्लॉक होता है तो मेरा कोई भी स्प्रिंग फोर्स नहीं होता। क्योंकि देखो जब कोई ऑब्जेक्ट को, जब कोई फोर्स पॉजिटिव हो रहा है फिर नेगेटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है पॉजिटिव, डायरेक्शन अगर चेंज कर रहा है तो एक टाइम पे जीरो जरूर हो रहा होगा।
यस और नो? यस सर। तो इसीलिए हमारा जब जैसे ही मीन लाइन, इसको मीन लाइन भी बोलते हैं, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन भी बोलते हैं इसको। जब मेरा ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से बाहर की तरफ होता है, मतलब स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, स्प्रिंग स्ट्रेच होगी तो स्प्रिंग क्या करेगी, अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, तो के एक्स मेरा अंदर की तरफ लगता है। सिमिलरली अगर मेरा मीन लाइन से अंदर की तरफ है ब्लॉक, मतलब स्प्रिंग कंप्रेस होगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो क्या हो गया, हमारा ब्लॉक को किधर धकेलने की कोशिश करेगी, बाहर की तरफ, तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ। एक चीज याद रखो हमेशा कि ये जो ब्लॉक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है, स्प्रिंग हमेशा ब्लॉक को मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करती रहे, हमेशा। आप देखोगे हमेशा मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करती रहेगी। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हमारा ये फोर्स हमेशा नेगेटिव होता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ स्प्रिंग फोर्स है, एक्स का कंप्रेशन और एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, और के एफ का स्प्रिंग कांस्टेंट। बोलो चमका? हाँ भाई। यस सर। अब हम आते हैं Yes, टेंशन। sir. ओहो टेंशन सर जिंदगी में ऑलरेडी बहुत है कि नहीं टेंशन जिंदगी में? हाँ Yes, sir. मनीषा, मनीषा ने हैंड रेस किया है, कोई डाउट है क्या? जिस टाइम हमारा जो बॉक्स होगा वो एक्सिस साइड होगा, उस टाइम जो फोर्स होगी वो नेगेटिव होगी। क्या बेटा, डिस्टेंस क्या होगा? जिस जिस टाइम हमारा बॉक्स एक्स डायरेक्शन में होगा उस टाइम फोर्स नेगेटिव होगी। फोर्स एक्चुअली फोर्स बता क्या रहा है, फोर्स बता रहा है कि जो मोशन की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन फोर्स है। जैसे ब्लॉक को मैं बाहर की तरफ ले जा रहा हूं, मीन पोजीशन से बाहर की तरफ ले जा रहा हूं, तो मोशन मेरी किधर है, बाहर की तरफ, फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ। मोशन मेरी बाहर है, मोशन की डायरेक्शन ये है और फोर्स मेरा ये है, तो दोनों अपोजिट है, इसलिए माइनस के एक्स है। जैसे ही मीन पोजीशन से अंदर की तरफ लेके जाओगे ब्लॉक को, तो मेरा रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, या फिर स्प्रिंग फोर्स मेरा बाहर की तरफ। आप लेके जा रहे हो अंदर, फोर्स लग रहा है बाहर। आ रही बस? ओके ठीक है। तो अब हम आते हैं टेंशन पे। टेंशन क्या होती है भाई? टेंशन एक तरह से ये मान लो कि किसी भी वायर को अगर आप खींच रहे हो, किसी भी वायर को अगर आप खींच रहे हो, तो उसमें एक फोर्स लगता है, पुलिंग फोर्स, ऑलवेज पुलिंग फोर्स होता है, ऑलवेज पुलिंग फोर्स। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। जैसे ये ब्लॉक 2 है, मैंने इसको एक फोर्स अप्लाई किया, एफ अप्लाइड, और इन दोनों ब्लॉक्स को एक रस्सी से कनेक्ट कर रखा है। तो एक्चुअली ये जो एफ फोर्स है, इसी से ये ब्लॉक, कुछ कुछ फोर्स इसमें बर्बाद होगा, लेकिन इसकी वजह से इस रस्सी में एक टेंशन आएगी पीछे की तरफ। सिमिलरली वही टेंशन ट्रांसफर होगी यहाँ पे इस कॉर्नर पे, तो इस पे आउटवर्ड, और ये हमेशा आउटवर्ड होती है टेंशन। कहाँ होती है, आउटवर्ड, आउटवर्ड। ऐसा नहीं है कि एक ब्लॉक ये बना हुआ है, एक रस्सी से बंधा हुआ है, टेंशन ऐसे लग जाए, नो नो नो, ये टेंशन ऐसे नहीं लग सकती कभी भी, टेंशन ऐसे नहीं लग सकती। टेंशन हमेशा अगर ब्लॉक बना है उससे आउटवर्ड हो, चाहे आप इधर लगा लो, चाहे आप इधर लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, टेंशन हमेशा आउटवर्ड होगी। ठीक है। तो स्प्रिंग टेंशन का मतलब होता है एक तरह से फोर्स ही होता है, बस आपका एक, मान लो किसी रस्सी से कनेक्ट कर दिया, तो उसको एक ब्लॉक को खींचा, तो उसकी वजह से दूसरे वाले ब्लॉक में उसमें स्ट्रिंग में फोर्स लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंशन। बोलो चमका इतना? और भी थोड़ा सा और बताएंगे टेंशन Yes, के sir. बारे में जब हम रोप पुली सिस्टम क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो अब हम आते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे। फर्स्ट लॉ क्या होता था भाई? सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया क्या होता है? अरे डिग्री ऑफ लेजीनेस क्या होता है? डिस्टेंस अपोजिट डिग्री टू ऑफ फोर्स। लेजीनेस। डिग्री ऑफ लेजीनेस का मतलब क्या है, आप कितने ढीठ हो। ढीठ, सर ढीठ बोल रहे हैं हम कौन को? ढीठ का मतलब है कि जैसे आप सुबह सो रहे हो, सुबह सो रहे हो, मम्मा ने एक आवाज दी, बेटा जग जा, प्यार से। कितने प्यार से देती है, सुबह 8 बजे सोते हो तो 8 बजे तक सोते हो, तो ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। बोलती है कि नहीं? प्यार से बोलती है, कैसे बोलती Yes. नो है? सर। हैं? फिर तो गुस्से से आप बोलते हैं. आपको दो एक बार मम्मा ने आवाज लगाई जोर से, तो आप सोच रहे हो मम्मा की आवाज है, सोते हैं। और
छुट्टी चल रही है स्कूल की, थोड़ा और सोते हैं, थोड़ा और सोते हैं। उस दिन आपकी क्लास नहीं थी एक्चुअली मॉर्निंग में, इसलिए आप थोड़ा और सोए जा रहे थे। जितना जल्दी आप जग जाओगे, जितना सॉरी जितना लेट तक आप सोए रहोगे आवाज लगने के बावजूद भी, वही क्या है आपकी लेजीनेस। मतलब ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा अपनी पोजीशन में चेंज करने का अपोज करेगा। आप सो रहे थे, आपकी पोजीशन थी सोने की, आप उठना नहीं चाहते थे, जितना आप मम्मी की अच्छी अच्छी बातों का अपोज करोगे, उतनी ही आपकी क्या इनर्शिया ज्यादा होगा। सेम टू सेम हम ऑब्जेक्ट पे भी अपना देते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा, उसका उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। क्या जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा अपोज करेगा मोशन का? करेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। तो हम बात करते हैं, अब आते हैं हम यहाँ पे। इनर्शिया भी तीन टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपने कहाँ देखा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट देखोगे कि मान लो कि आप खड़े हुए हो कहीं और पीछे से आके कोई धक्का मार देता है, पीछे से आके कोई धक्का मारता है, तो अचानक से आपको ऐसे करके धक्का, अब मतलब गर्दन पीछे की तरफ हो जाएगी, थोड़ी सी होती है। Yes, sir. Yes, sir. इसकी वजह से होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। आप इनिशियली चाहते थे चेंज ना होना, आपकी पोजीशन में चेंज ना होना, लेकिन अचानक से आपको जब धक्का लगा तो आपको पीछे कुछ पार्ट जो आपके हाथ है, जैसे हाथ पीछे की तरफ हो जाएंगे, लेकिन बॉडी में धक्का लगेगा तो बॉडी तो आगे की तरफ जाएगी। तो वो क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। सिमिलरली सिमिलरली अगर आप बोलोगे इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन कहाँ पे आप देखोगे कि अगर आप जा रहे हो बस के अंदर, खड़े हुए हो ऐसे पकड़ के, खड़े हुए हो, बैठे नहीं हो, खड़े हुए हो, तो बैठे हुए हो, वो सॉरी खड़े हुए हो, ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाई, अचानक से ब्रेक लगाई, तो क्या हो रहा है? अचानक से ब्रेक लगाई तो बस रुक गई, तो आपको क्या आगे की तरफ धक्का लगता है? लगता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो इनिशियली आप मोशन में थे, इनिशियली मोशन में थे, और ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा के रेस्ट मिला दिया, तो वो क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। सिमिलर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? जैसे मोड़ पे जब आपकी बस मुड़ रही होती है, तो आप ऐसे लटके हुए हो, ऐसे 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 करके फोर्स लगता है कि नहीं लगता? आपने फील किया हो तो Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वो होता है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है तीनों? Yes, sir. Yes, sir. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे। अब हमारा आता है लीनियर मोमेंटम के बारे में। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल टू एम इंटू वी। लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास विद एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। जैसे हमारा एक रिलेशन है P इक्वल टू रूट टू के एम, के मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई? हाफ एम वी Half स्क्वायर। and Half MB square. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को के से नोट किया है, तो के से ही नोट कर लेते हैं। तो देखो इसमें मैं क्या करूं, एम का मल्टीप्लाई कर दूं, एम का डिवाइड कर दूं। किसी को दर्द तो नहीं होगा पेट में कि एम का No, मल्टीप्लाई sir. करके एम का डिवाइड कर No, No, दूं? sir. sir. नहीं होगा। अच्छी बात है, अच्छे बच्चे हैं आप, दर्द नहीं हो रहा तो 1/2, इस एम को 2 के साथ लिख देता हूं, इंटू देखो एम इंटू एम, एम स्क्वायर हो गया, तो एम वी का होल स्क्वायर कर दूं मैं। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक है, No, तो मेरा sir. के इक्वल टू क्या आ गया? पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो देखो ये एम वी क्या है, मेरा क्या मोमेंटम है, तो उसका स्क्वायर है तो पी स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. एम पी इक्वल टू एम वी है ना, तो मैंने यहाँ पे एम वी की जगह पी पुट कर दिया, उसका स्क्वायर है तो पी स्क्वायर अपॉन, एक तो फॉर्मूला ये आ गया। हमें चाहिए Yes, अगर sir. पी चाहिए तो पी क्या करोगे, इस 2m को इधर भेज दो, पी स्क्वायर इक्वल टू 2km, 2MK. यानी कि P इक्वल टू अंडर रूट में 2km, ये भी फॉर्मूला है। बोलो Yes, चमका। sir. ये Yes, दोनों sir. फॉर्मूले Yes, चमके। sir. अब हम मोमेंटम पढ़ लिया हमने, मोमेंटम के बाद आता है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ सिंपल था, क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, या फिर बोलो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? डीपी ओवर dt। यही होता है, बोलो। Yes, स्केलर sir. फॉर्म में Yes, बात कर रहा sir. हूं। देखो p को क्या लिख सकता हूं मैं? d ओवर dt। इसको mv लिख MV. सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? Yes, sir. देखो
एम मेरा कांस्टेंट है, एम मेरा कांस्टेंट है तो एम बाहर आ गया, ऊपर क्या बचा, dv by डीवी dt ओवर dt। इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्सीलरेशन है कि नहीं है ये? Acceleration. तो मेरा एफ इक्वल टू क्या आ गया, एम ए, सबसे ma MA. फेमस, दिस इज वेरी फेमस, ये मेरा सबसे फेमस है, एफ इक्वल टू एम ए। सारी बात समझ में? yes sir Yes, sir. इसकी जो फोर्स है उसकी यूनिट होती है मेरी एसआई यूनिट न्यूटन, सीजीएस यूनिट डाइन, 1 डाइन इक्वल टू 10 टू द पावर 5, डाइन 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन के इक्वल होता है, और बाकी सारी चीजें आप जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? न्यूटन yes सेकंड लॉ। sir ओके, Yes, अब sir. हम आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ पर। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है भैया? न्यूटन थर्ड लॉ सिंपल सी बात बोलता है, अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारोगे तो वो भी आपको एक थप्पड़ मारेगा। yes कौन sir बोलता है ऐसा? न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है। मतलब ये तो सब देसी बात हुई, कुछ टेक्निकल बात बताओ ना। ये तो फालतू वाली बात हुई ना, कि एक थप्पड़ मारोगे तो वो भी आपको एक थप्पड़ मारेगा, वो हमसे ज्यादा ताकतवर हुआ तो दो भी मार सकता है। बिल्कुल मार सकता है भाई, ऐसा करके नहीं देखना है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा थप्पड़ लागू नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन, मान लो दीवार को मैं ऐसे ऐसे मार रहा हूं, ऐसे मान लो इसको दीवार मान लेते, चलो ऐसे मान लो, ऐसे मैं मार रहा हूं, ऐसे अगर मैं मार रहा हूं, अगर मैं अपने इस हाथ को इस पर 10 न्यूटन से मार रहा हूं तो ये हाथ भी इस हाथ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ये कौन बोलता है? न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है। और इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन। तो एवरी एक्शन हैव देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये थर्ड लॉ का फेमस स्टेटमेंट। एवरी एक्शन हैव देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बोलो चमका। sir ओके, तो हमारा थर्ड लॉ हुआ भाई। अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब हमारा आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मूवमेंट। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? उसने बोला कि अगर हमारा कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो हमें पता था एफ इक्वल टू क्या था मेरा, डीपी ओवर dt। अगर मेरा फोर्स नहीं लग रहा, ये नेट फोर्स था, फोर्स नहीं लग रहा तो जीरो इक्वल टू डीपी ओवर dt होगा। अब डीपी ओवर dt का मतलब क्या है? नो चेंज। नो चेंज मतलब मोमेंटम मेरा कांस्टेंट रहेगा। यही था मेरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या था? कि हमारे किसी भी सिस्टम का अगर उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, कभी भी उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ये कौन बोलता? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलता है। बोलो चमका। yes sir Yes, sir. हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। क्यों फास्ट कर रहे हैं? क्योंकि अपन को क्वेश्चन करने हैं ज्यादा, टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा। ठीक है, आज अगर मान लो कम क्वेश्चन हो भी पाए तो कल की क्लास में हमारे क्वेश्चन ज्यादा होंगे। अब आते हैं हम इम्पल्स पे। इम्पल्स क्या होता है भाई? इम्पल्स मेरा होता है कि किसी भी छोटे टाइम इंटरवल के लिए अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं ना, किसी भी छोटे टाइम इंटरवल के लिए, अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, जब रोहित शर्मा छक्का मारता है, ऐसे करके छक्का मारता है, तो बैट और बॉल के बीच में क्या एक माइक्रो सेकंड का कांटेक्ट होता है कि नहीं? Yes, sir. बहुत yes कम sir टाइम के लिए कांटेक्ट होता है, और जितने कम टाइम के लिए कांटेक्ट होता है, क्या छक्का उतना ही लंबा जाता है? yes sir Yes, sir. तो हमारा जो इम्पल्स होता है वो एक्चुअली में क्या होता है कि एफ इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? हमारा कितने टाइम के लिए, कितने शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए कांटेक्ट हुआ है, फोर्स इंटू डेल्टा टी। और अगर मैं मोमेंटम के टर्म में देखूं तो क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है मेरा? अच्छा एक काम करो ना, जे है मेरा, जे इक्वल टू है मेरा फोर्स इंटू डी टी। डेल्टा टी ले लो, चलो डेल्टा टी। ठीक है, फोर्स को क्या लिख सकता हूं मैं? डीपी, डेल्टा के टर्म में ही ले लो, चाहे डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी लिख सकता हूं, इंटू डेल्टा टी ये है, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो जे इक्वल टू क्या आ गया? चेंज इन मोमेंटम। तो हमारा जो इम्पल्स होता है वो हमारा चेंज इन मोमेंटम के भी इक्वल होता है। और अगर मैं बोलूं कि अगर मेरा फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, अगर मेरा फोर्स फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो इम्पल्स होता है मेरा, इम्पल्स इक्वल टू इंटीग्रेशन
T1 से T2 F dt, ये हमारा क्या होता है? अगर मेरा फोर्स वेक्टर फॉर्म में दे रखा है और जो इंपल्स होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? द डायरेक्शन ऑफ इंपल्स अलोंग द फोर्स और चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन, चेंज इन मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी उसमें होगा या फिर फोर्स के अलोंग होगा। ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है? केजी सेकंड या फिर केजी मीटर पर सेकंड। और एरिया अगर मैं बोलूं कि मेरा कोई एफटी कर्व है, कोई मेरा एफटी कर्व है, मान लो ये है कोई कर्व, तो इसका एरिया जो होगा, एरिया अंडर द कर्व क्या बताएगा? इसका इम्पल्स होता है। बोलो चमका। Yes, sir. Yes, sir. मतलब हम अपन को कई देखो, इम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पल्स मेरा होता है फोर्स इनटू टाइम, और इम्पल्स मेरा चेंज इन मोमेंटम भी होता है। और इम्पल्स मेरा अगर फोर्स वेक्टर उसमें दे रखा हो, फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो, तो फोर्स मेरा वो इम्पल्स होता है मेरा इंट्रिएशन T1 से T2 एफ डी टी। और मेरा फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन मेरे अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन होती है या फिर चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। और एरिया अंडर एफ टी कर्व मेरा क्या बताता है? इम्पल्स होता है। ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में हुई? इम्पल्स के बारे में। बोलो चमका। Yes, sir. Yes, sir. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जरा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे करो भाई, दिस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर्स। है किसी का आंसर? ओके, एक बच्चे का आंसर आया अभी, थोड़ा और वेट करते हैं। सर आपका माइक बंद है। नेहा कुमारी आंसर बताओ। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। ओके, मुस्कान।
Sir, option A. मनीषा, ऑप्शन बी। तनिष्क, Sir, A option. भुवनेश्वरी चौहान So option A. और जगदीश। Sir, A option. ओके, वेल डन, सबका ऑप्शन ए आया है, वेल डन, बहुत अच्छे। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो, जैसे मान लो मेरा यहाँ पे टकराया है, बॉल ऐसे आया है और ऐसे टकरा के गया है, तो मेरा यहाँ से दोनों एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, और बॉल यहाँ पे आया है v वेलोसिटी से और आया भी v वेलोसिटी से। ये कोई मास है, किसी दीवार से टकरा रहा है, कोई बात नहीं, टकराने दो, हमें क्या है। उसने बोला क्या है, और is it a ball of mass m strike wall at 60 degree and get reflected without loss, velocity में कोई लॉस नहीं हुआ है, स्पीड में सॉरी, as shown in the figure, the value of impulse, impulse imparted, impulse की वैल्यू पूछा उसने। देखो impulse की वैल्यू कैसे निकालेंगे, impulse हमारा होता है चेंज इन मोमेंटम, होता है कि नहीं। तो देखो जरा, v वेलोसिटी से इधर आ रहा है, क्या इसकी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर कंपोनेंट होगा, क्या होगा, v क्या cos थीटा, Yes. और एक इधर कंपोनेंट होगा क्या, v V sin sin थीटा। theta. ठीक है, अब आते हैं दूसरी वाली को, दूसरी वाली को इससे ले लेते हैं। जैसे ये बाहर की तरफ आ रहा है तो इसका कंपोनेंट बाहर की तरफ होगा भाई, क्या, v cos थीटा। सिमिलरली एक नीचे की तरफ होगा, क्या, v sin थीटा। तो अब देखोगे x, अगर मैं बोलूं कि ये मेरा x डायरेक्शन है, ये मेरा y डायरेक्शन है, तो आप देखोगे y डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम में चेंज नहीं हुआ है। v cos थीटा इनिशियली था, पहले भी था, v sin थीटा पहले भी था, v sin थीटा अब भी है, लेकिन x डायरेक्शन में चेंज हुआ है। पहले मेरा पॉजिटिव x डायरेक्शन में था, अब नेगेटिव x डायरेक्शन है कि नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो पहले मेरा पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, उसको नेगेटिव ले रहा हूं, या फिर उल्टा ले लें, उल्टा ले लो, जैसा मन है आपका, ऐसे ले लो, जो मन है वैसे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेरा इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनिशियल x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा भाई, V इनिशियल को क्या होगा इस डायरेक्शन में, नेगेटिव, नेगेटिव माइनस के v साइन, सॉरी sin ग्रीन से theta. लिखते हैं इसको, ग्रीन ग्रीन से लिखते हैं इसको, ग्रीन में है ना। तो v इनिशियल मेरा होगा इन x डायरेक्शन माइनस के v, साइन नहीं कॉस, कॉस 60, कॉस 60 है ना। सिमिलरली फाइनल क्या होगी भाई, फाइनल लौट के V इधर जा रही है ना, sin 60. v फाइनल x इक्वल टू, V sin ये 60. v बेटा साइन नहीं कॉस, इसी डायरेक्शन में है ना फाइनल, y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, सॉरी x की नहीं, हाँ x की बात कर रहे हैं। Yes, sir. फिर होगा Cos क्या, 60 v आएगा. cos 60। अब आपको चाहिए क्या, मोमेंटम, वो सॉरी इम्पल्स, इम्पल्स चाहिए तो निकाल दो जरा। इम्पल्स क्या होता है भाई, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस के इनिशियल मोमेंटम। Initial momentum. फाइनल मोमेंटम क्या होगा, एम वी फाइनल, v फाइनल इन x डायरेक्शन माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, वो सॉरी एम वी इनिशियल अलोंग x डायरेक्शन, ठीक है। तो इम्पल्स मेरा आई जे ले लो, जे होता है ना, जे इक्वल टू एम कॉमन ले लेते हैं, v फाइनल क्या है मेरा, v फाइनल है v cos थीटा माइनस v थीटा की 60 ले लेते हैं, हवा थीटा लिख देता हूँ, माइनस v साइन थीटा, इसका माइनस v साइन थीटा। देखो माइनस ये है और माइनस इसमें है, तो क्या प्लस कर Yes. दूं, Yes, sir. Yes, sir. प्लस v cos 60। अब देखो जरा, v cos 60, v cos 60 कितना हो जाएगा, 2mv Cos cos 60. 60। देखो 2mv cos 60 की वैल्यू 1 by 1/2, 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो mv. मेरा j कितना आया, mv MV. इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, sir. Yes, sir. ओके, जरा ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो भाई। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, स्मॉल एम बुलेट का मास ले लेते हैं 10 ग्राम, 10 ग्राम मतलब
0.01 kg, भाई 1000 का डिवाइड करोगे ना। Yes, sir. और बुलेट की वेलोसिटी स्मॉल वी मान लो इनिशियल दे रखी है कितनी, 400 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक विद द ब्लॉक ऑफ 2 kg, 2 kg का ब्लॉक है, यानी कि कैपिटल एम दे रखी है 2 kg, और कैपिटल वी इनिशियल ब्लॉक का दे रखा है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। और जो ब्लॉक है वो इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। स्ट्रिंग मतलब रस्सी, रस्सी से कनेक्टेड है भाई। रस्सी से अगर कनेक्ट है तो क्या होगा भाई, अगर मेरा रस्सी से कनेक्ट है तो भैया ठीक है, रस्सी से एज रिजल्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे मान लो कि यहां पे है, यहां पे ये मेरा रस्सी से कनेक्ट, ब्लॉक रस्सी से कनेक्टेड है, यहां पे मेरी बुलेट है, इसकी वेलोसिटी कितनी है इस डायरेक्शन में, 400 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या की, इसके अंदर से बाहर निकल के यहां आ गई, कहीं कहीं यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। अब ये क्या यहाँ पे वेलोसिटी कुछ निकालनी है हमें, यहाँ की वेलोसिटी, यानी कि वी फाइनल हम अपन को चाहिए, स्मॉल वी फाइनल। तो इसने बोला है कि ये जो मास है ना, ब्लॉक जो है, वो क्या किया है, इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक फाउंड टू रेज अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ये ब्लॉक जो था ना टकराने के बाद में यहां पे कहीं पहुंच गया, इसका सेंटर ऑफ मास ये था, तो यहां से लेके यहां तक ये जो वर्टिकल हाइट है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर उसने दे रखी है। तो उसने बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर इमरजेंसी, यानी कि ये वाली वेलोसिटी उसने पूछी, स्पीड पूछी। अब करो भाई क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, मैंने समझा दिया आपको क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है और क्या दिया हुआ है। नीट 2016 का क्वेश्चन है ये, नीट 2016 का क्वेश्चन है, तो करो भाई। लग रही है कुछ कि सब ऊपर होके निकल रहा है।
करो करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो जाएगा क्वेश्चन, इतना टफ नहीं है। एक बात बताओ बच्चों, कि चलो ठीक है, अभी मुझे नहीं लग रहा शायद आ रहा है, लेकिन मैं करवाता हूँ। चलो देखो, क्या मेरा ब्लॉक यहां से यहां तक गया है, मैक्सिमम हाइट यहां पे है, तो क्या इस जगह पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी? Yes, sir. हाँ? ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, यहाँ की मैं मान लेता हूँ इसकी वेलोसिटी v इनिशियल है, तो v एक्चुअल में वो वाली इनिशियल ये होगी, v फाइनल बोल देता हूँ इसको, v फाइनल ये वाली है। और यहाँ पे मेरी v 0 है, तो देखो मेरे को v फाइनल दे रखी है, कितनी पूछी है, और v एक्चुअल में इक्वेशन के लिए फाइनल ये है, कितना है मेरा 0 है। s मेरे को डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको रेफरेंस मानूं तो ये क्या होगा, एक्चुअली माइनस के 10 होगा। तो और मेरे को क्या दे रखा है, एस दे रखा है, और क्या दे रखा है, पूछा क्या, मैं एक्चुअली मैं निकालना क्या है यहाँ से, v Yes, निकालना sir. है, s दे रखा है, u दे रखा है, ठीक है। कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा मैं, और एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस के g होगा। तो क्या मैं v स्क्वायर इक्वल टू वी V एफ का square स्क्वायर minus U इक्वल square टू, is equal to 2AS. वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2as, या फिर बोलूं कि ये वाला ये है वी एफ है, ये v। Yes, sir. देखोगे तो आप देखोगे कि अगर आप ए को इसको रेफरेंस मानोगे या इसको मानोगे, अगर इसको रेफरेंस मानोगे तो जी और ये दोनों प्लस माइनस के होंगे, अदरवाइज दोनों प्लस के होंगे। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 10 ही रहने दो। देखो ये वाला तो हमारा यहाँ पे 0 है, ठीक है। वी एफ मेरे को निकालना है, प्लस प्लस नहीं माइनस करते हैं, क्योंकि जी की वैल्यू पुट करते हैं, -2 × 10 इंटू इस एस क्या है मेरा, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1, 0.1। Yes, sir. तो ये क्या करोगे, उधर चला जाएगा, तो वी एफ मेरा क्या बचेगा, √2 मीटर पर सेकेंड आएगा। आ रहा है √2, देखो डिस्टेंस से 0.1 कट जाएगा ना, तो 2 इधर जाएगा, उस स्क्वायर का √2 चढ़ जाएगा इसके ऊपर। कोई दिक्कत किसी को अभी तक? No, sir. इस हाँ ब्लॉक सर। की इस जगह पे जब यहां से मोशन करना स्टार्ट किया होगा, वो वेलोसिटी पता चल गई। अब मैं अप्लाई कर देता हूं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर, अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब करो भाई, तो इनिशियल मोमेंटम मतलब एम बुलेट की वी आई प्लस कैपिटल एम कैपिटल इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू वी एफ जो मुझे निकालना है, प्लस कैपिटल एम इंटू वी एफ। कोई दिक्कत किसी को No, sir. है भाई? अब देखो स्मॉल एम मेरा कितना है, 0.01 इंटू वी आई कितना है 400, प्लस कैपिटल एम कितना है मेरा 2, वी आई कितना है 0, इक्वल टू स्मॉल एम कितना है 0.01, वी एफ मेरे को पता करना है, प्लस कैपिटल एम कितना है मेरा 2, और वी एफ मेरा कितना है √2। बोलो कोई दिक्कत? तो यहां से देखोगे ये तो 0 हो गया, यहां से ये हो जाएगा 4, 4 माइनस इसको इधर ले आओ, -2 √2 इक्वल टू 0.01 वी एफ। तो यहां से वी एफ मेरा आएगा 4 - 2 √2 डिवाइडेड बाई 0.01, तो ये मेरा आएगा 120 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
बोलो चमका। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद में एक और क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन जरा देखो, इसको मैं हिंट दूंगा आपको, इस क्वेश्चन को देखो जरा। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई एक रॉक है जो कि टूटा है, ब्लास्ट हुआ है इसके अंदर, उसके दो पार्ट, टू पार्ट ऑफ देम गो राइट एंगल, राइट एंगल टू ईच अदर, उसमें से तीन पार्ट में टूटा है, ये कोई बड़ा पत्थर है, ये तीन पार्ट में टूटा है, ब्रेक हुआ है, ये ब्रेक हुआ है, तो इसका एक पार्ट गया है मान लो किससे, एक्स डायरेक्शन में, और दूसरा गया है वाई डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के एंगल पे है ना, तो मान लो एक यहाँ पे है, ये मेरा मान लो है फर्स्ट 1 kg का है, और कितने से 12 मीटर पर सेकंड से है, ये मेरा 2 kg का है, ये कितने से गया है 8 मीटर पर सेकंड से, और जो थर्ड है उसका नहीं पता मेरे को कि थर्ड का मास पूछा है उसने, M3 बोले तो, इसका मास उसने पूछा है और इसकी वेलोसिटी दे रखी है कितनी, 4 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन है भाई। अब देखो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाने वाले हैं। तो मोमेंटम अगर मैं वेक्टर फॉर्म में देखूं, 1 2 प्लस P3, क्या होता है, 0 होता है। अब देखो इनिशियल मोमेंटम, फर्स्ट का मोमेंटम देखो, क्या मेरा, अगर मैं इसको बोलूं एक्स डायरेक्शन, इसको बोलूं वाई डायरेक्शन, तो क्या मेरा M1 V1 I कैप प्लस M2 V2 J कैप प्लस, देखो इसका मोमेंटम M2 V2, इसका मोमेंटम M1 V1 J I के साथ में इसका, J के साथ में इसका, P3 मेरे को पता नहीं है, P3 मेरे को पता करना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, M1 क्या है मेरा 1, V1 क्या है भाई, 1 वाला 12 से गया है ना, 12 I कैप प्लस M2 क्या है मेरा 2 kg, 2 V2 क्या है मेरा 8 J कैप इक्वल टू माइनस के P3। P3 अगर मैं बोलूं मेरा क्या होगा, माइनस के 12I माइनस के 8 × 2 16 J कैप। कोई दिक्कत किसी को यहां तक भाई, बोलो। No, sir. थर्ड वाले का मेरे को मोमेंटम पता चला, इसका मैग्नीट्यूड पता कर लो फिर। P3 का अगर मैग्नीट्यूड बात करूं तो अंडर रूट में माइनस के 12 का स्क्वायर प्लस माइनस के 16 का स्क्वायर, तो देखो अंडर रूट 12 का क्या होगा 144, 16 का क्या होगा 256, Yes, sir. एंड करके कितना हो जाएगा 400, 400 मतलब 20, 20. तो मोमेंटम P3 मेरा आ गया 20, तो P3 को क्या लिख सकता हूँ M3, V. M3 है ना, Yes, sir. M3 V3. V3 इक्वल टू 20, तो M3 मेरे को पता करना है 20, V3 मेरा कितना है 4, कितना आ गया 5 kg, आंसर 5 kg जो B करेक्ट। option. बोलो चमका सबको, क्लियर है सबको, Yes, sir. ओके। Yes, sir. इसके बाद आपके 3 क्वेश्चन ये है होमवर्क के, और 3 क्वेश्चन ये है, 6 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन को खाना है, कर लेना है, उड़ा देना है एकदम। आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा बताओ मेरे को। सबसे पहले हमने पढ़ा फोर्स, फोर्स में कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, उसके बाद हमने पढ़ा नॉर्मल रिएक्शन, यही पढ़ा था। Yes, उसके sir. बाद हमने देखा Spring स्प्रिंग force. फोर्स एंड टेंशन, उसके बाद क्या देखा था हमने, Newton first law. न्यूटन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉज, और हमने क्या देखा था, Law of conservation of linear momentum मोमेंटम and impulse. एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और हमने क्या देखा था, Impulse इम्पल्स, और हमने क्या किए थे फिर questions. क्वेश्चन। तो आज हम थ्योरी काफी ज्यादा किए, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े से कम रह गए, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें क्वेश्चंस ज्यादा एक्सपेक्ट करना, ज्यादा क्वेश्चन होंगे उसमें, ठीक है। एनी डाउट, No, sir. ओके देन मिलते हैं फिर अब बच्चे आपको नेक्स्ट क्लास में, ओके। Yes, sir. Yes, sir. Sir, thank you. Thank you, Good sir. night.
Thank you, यू sir. वेलकम, बाय एवरीवन, Thank you, sir. यू वेलकम।